रिवीजन फास्ट। थर्मोडायनेमिक्स, एडवांटेज क्या है थर्मोडायनेमिक्स की? ये हमें मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा। इट टेल्स वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो गिब्स फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट से मैं आगे आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट, ये हमें ये बताता कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हुई है, रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस भी है क्या? एक तो अपने को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं बताता, दूसरा ये हमें ये बताएगा रिएक्शन हो रही या नहीं हो रही, कितने दिन में होगी, कितने टाइम में होगी, उसके बारे में नहीं बताता है। रेट ऑफ यानी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करता, और ना ही मैकेनिज्म यानी पाथ ऑफ रिएक्शन की बात करता है। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड, थर्मो में फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आपने पढ़ा बेसिक्स, इसमें बिल्कुल इजी है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और सिस्टम को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्स का पार्ट है दैट इज सराउंडिंग, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर बनाएंगे यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है दैट पार्ट इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री तीन टाइप की होती है, रियल, इमेजिनरी। रियल जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज रियल बाउंड्री, और जो जिसको हम टच नहीं कर सकते दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। और रिजिड, नॉन रिजिड, जो बाउंड्री फिक्स हो जाए, जैसे स्टील का कंटेनर मान लीजिए, दैट इज रिजिड बाउंड्री। और किसी में अगर फ्लेक्सिबल आपका पिस्टन है दैट इज नॉन रिजिड बाउंड्री। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, जो हीट कनेक्ट करे वो कंडक्टिंग, जो ना करे वो नॉन कंडक्टिंग। नेक्स्ट, इसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम, तीन टाइप का होता है। ओपन सिस्टम, जिसमें हीट और हीट एज वेल एज एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज टेक प्लेस। एग्जांपल, टी इन ए कप, रिएक्शन इन ओपन कंटेनर, ह्यूमन बॉडी। क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का तो चेंज हो बट मैटर का एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एग्जांपल, रिएक्शन इन ए क्लोज कंटेनर। आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें हीट भी चेंज ना हो, हीट भी एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, और मैटर भी एक्सचेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। टी इन ए थर्मस फ्लास्क और रिएक्शन इन इंसुलेटेड कंटेनर। नेक्स्ट, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। एग्जांपल हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी की कोई फॉर्म है, जैसे एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी या एंट्रोपी, ये सारे किस पे डिपेंड करेंगे? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और नंबर ऑफ मोल्स जो होता है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी स्मॉल एन, ये भी क्या होता है? स्टेट फंक्शन है। फिर इसके बाद पाथ फंक्शन, विच डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। एग्जांपल आएंगे वर्क डन एंड हीट। तो डिफरेंट प्रोसेस में वर्क डन और हीट की वैल्यू क्या आ सकती है? डिफरेंट आ सकती है, सो दे आर पाथ फंक्शन। बोलो कोई डाउट है क्या? जनरली हम पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये स्टेट फंक्शन है। इसके बाद क्या आएगा? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मास है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया हो गया। इसके अलावा आपका एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस, एंथैल्पी हो गया, हीट कैपेसिटी, ठीक, रेजिस्टेंस, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे। अमाउंट चेंज करती तो ये चेंज हो जाएंगे, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एग्जांपल, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मोलर मास। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर एमएल है, चाहे 10 लीटर चाहे 100 लीटर है। सिमिलरली उसका मोलर मास भी 18 ग्राम पर मोल है, चाहे कितना ही ले लो। ठीक, कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, ये अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पीएच, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल की हीट कैपेसिटी, यानी अमाउंट फिक्स कर दिया ना आपने। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी, इसमें भी अमाउंट फिक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटेंसिव हो जाएगी, यानी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे 10 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स है, वेपर प्रेशर भी फिक्स है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसी भी सब्सटेंस के फिक्स होते हैं। ई नोट सेल भी फिक्स होता है, तो ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है नेचर में, उनको ऐड किया जा सकता है। ठीक, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती, उनको ऐड नहीं किया जा सकता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? इंटेंसिव। एग्जांपल, मास को वॉल्यूम से डिवाइड किया, डेंसिटी आ गया इंटेंसिव। टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक, तो इसमें एग्जामिनर कैसे लिख के देगा आपको? टी टेम्परेचर लिख के दे दिया, रूम टेम्परेचर लिख दिया, एसटीपी या एनटीपी लिख दिया। और किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए उसमें हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। और फेज ट्रांजिशन प्रोसेस क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, पीएटीएम लिख के दे दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दे, ओपन कंटेनर लिख के दे दे, या सी लेवल पे लिख के दे दे, या आपको एसटीपी एनटीपी लिख के दे दे, ये सारी कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जैसे क्लोज कंटेनर लिख के दे दिया, या बॉम्ब कैलोरीमीटर लिख के दे दे। एडियाबैटिक में
हीट एक्सचेंज जीरो होता है, जैसे इंसुलेटेड कंटेनर में जो रिएक्शन होती है, आइसोलेटेड बोल दो। साइक्लिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसमें चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्टेट सेम है ना। डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा ई, ये जीरो हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, इसमें हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, ये क्लोज कंटेनर में होती है और इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है। जैसे मान लीजिए आपने पिस्टन ले लिया, गैस सिलेंडर है ये, इसमें ना मिट्टी के पार्टिकल एक एक दो दो रखते जाओ, ऐसे धीरे 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा। ठीक, तो इसमें इरिवर्सिबल में ये रिवर्स नहीं की जा सकती, इक्विलिब्रियम नहीं होता इसमें, ये ओपन और क्लोज कंटेनर दोनों में हो सकती है, और इसमें सिंगल लार्ज स्टेप होता है। जैसे वो 2 किलो मिट्टी ली, एक साथ रख दी, एक साथ नीचे जाएगा पिस्टन। ठीक, फिर इसके बाद वर्क डन। वर्क डन का ये फॉर्मूला सीधा डेरिवेशन करके आया, ये याद करना आपको, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक, और यहाँ पे डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब एक्सपेंशन अगर होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे रखो पॉजिटिव, तो W क्या आ गया, नेगेटिव। एक्सपेंशन का वर्क डन नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन का वी इनिशियल ज्यादा होगा तो डेल्टा वी नेगेटिव, W आ जाएगा पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम, जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो उसको नेगेटिव लिखा जाएगा, और वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव। यानी अगर कभी क्वेश्चन सोल्व आप कर रहे हो, इस फॉर्मूले से आपका वर्क डन नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए -20 जूल आ गया, तो आप कहेंगे 20 जूल वर्क इज डन बाय सिस्टम, और अगर +20 आ गया तो आप बोलेंगे 20 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? तो जब आपको ना ये लिख के देना वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, तब तो आप क्या बोलोगे, ओनली मैग्नीट्यूड बताओगे। ठीक, और अगर पूछा वर्क डन फिर विद साइन रखोगे। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना होगा, पी एक्सटर्नल 0 तो 0, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी 0, वर्क डन 0। हीट ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, पाथ फंक्शन होता है, इसकी यूनिट जूल, कैलोरी, लीटर, एटीएम होती है, और ये कन्वर्जन आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, आपको आते भी होंगे। और साइन कन्वेंशन क्या है, अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा नेगेटिव और एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव। कर लोगे? नेक्स्ट, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड फ्रीली। एक्सपांड फ्रीली लिख दिया यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन है, पी एक्सटर्नल 0, वर्क डन 0। आगे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, एक गैस एक्सपांड हो रही है 8 लीटर से 12 लीटर एटीएम, एक कांस्टेंट एट अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर 2 एटीएम, देन फाइंड वर्क डन बाय गैस। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये हो गया पी एक्सटर्नल, और ये 12 माइनस 8, यहाँ पे 4 आ गया, -8 लीटर एटीएम आ गया। तो क्या आंसर -8 लीटर एटीएम आएगा? अगर सिर्फ वर्क डन होता, ये नहीं लिखता वर्क डन बाय गैस बताओ कितना है, तो हम -8 लीटर एटीएम लिखते, और अगर उसने वर्क डन बाय गैस पूछ दिया तो ओनली मैग्नीट्यूड लिखेंगे 8 लीटर एटीएम। समझे कि नहीं समझे? ठीक, उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवीजन करें भाई। देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, एक बार एक्सपांशन एक बार कंप्रेशन। पहले अगर हम एक्सपांशन की बात करें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? एक्सपांशन कैसे होगा, V इनिशियल से V फाइनल तक वॉल्यूम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और ये प्रेशर क्या था, ये इनिशियल था, ये फाइनल हुआ, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है लगातार प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि धीरे धीरे हो रही है। ठीक, तो इसका एरिया अंडर द कर्व विल गिव रिवर्सिबल वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। अगर मैं बोलूं इरिवर्सिबल प्रोसेस करानी है, इरिवर्सिबल में क्या होगा, एक साथ प्रेशर कम करेंगे। जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, ये P इनिशियल से P फाइनल, मान लीजिए यहाँ 100 एटीएम था, यहाँ 50 एटीएम है, जैसे ही आपने एकदम घटाया, एकदम वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ग्राफ तो ये आएगा ना एरिया अंडर द कर्व, तो ये ग्राफ आया कि नहीं आया इरिवर्सिबल का? तो आप बताओ इरिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा है या रिवर्सिबल का? तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है, या हम लिख सकते हैं इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस क्यों बोला, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क डन बाय गैस इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मोर देन वर्क डन बाय गैस इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। बोलो कोई डाउट क्या? अब इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे करते हैं, यहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन कैसे होगा, आप यहां से वॉल्यूम ऐसे घटाएंगे। ठीक, ये V इनिशियल था, ये V फाइनल बनाएंगे, और यहां पे ये P इनिशियल था, ये P फाइनल। तो जब ऐसे धीरे 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 प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा कि नहीं घटेगा? तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस,
और ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये दिस विल गिव वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक, फिर अब आप सोचो आपने क्या किया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में क्या होगा, P इनिशियल था, सीधा P फाइनल, मतलब सीधा एकदम प्रेशर बढ़ा दिया, एकदम दबा दिया, तो एकदम दबा दिया तो वॉल्यूम भी तो एकदम घटेगा। और अब ये जो है ना, ये जो ग्राफ बना आपका, ये जो ग्राफ बना, दिस एरिया अंडर द कर्व विल गिव इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क डन। ठीक, तो आप बताओ कौन सा ज्यादा एरिया है, इरिवर्सिबल का। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और कंप्रेशन में वर्क सिस्टम पे हम करते हैं तो क्या बोलेंगे, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन ऑन गैस, कंप्रेशन यानी वर्क डन ऑन गैस इज वर्क डन ऑन गैस इन इरिवर्सिबल कंप्रेशन इज मोर देन वर्क डन ऑन गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। समझे कि नहीं समझे? ठीक, कर लोगे, हटा दो इसको, अब आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी, इट इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते, बाकी सब है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, थर्मल एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, न्यूक्लियर है, रोटेशनल है, सब आ जाएगी इसमें, है ना। नेक्स्ट, हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी की, सो वी कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन पहले ही पढ़ चुके हो। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट तो एनर्जी कांस्टेंट, डेल्टा ई जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन था, सो डेल्टा ई जीरो आ जाएगा, चेंज इन स्टेट फंक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बोलो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसका फॉर्मूला बनता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी इन डिफरेंट प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई जीरो यानी क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको दो टाइप से लिखता हूं, प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है, प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मींस वर्क डन बाय सिस्टम। तो क्या बोलेंगे, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और इधर से क्या बोल दोगे, इन एन आइसोथर्मल वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। कर लेंगे। सिमिलरली साइक्लिक प्रोसेस में इसमें डेल्टा ई जीरो होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो आप लिखोगे प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी इन साइक्लिक प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहां पे माइनस क्यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी जीरो डब्ल्यू जीरो, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू, यानी जो डेल्टा ई लिखते हैं ना आप इंटरनल एनर्जी, दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है कि नहीं डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इक्वल टू, मान लीजिए क्यू पॉजिटिव है, क्यू पॉजिटिव यानी हीट एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और अगर क्यू नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस Q0 है तो डेल्टा इज इक्वल टू W हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू वर्क डन पॉजिटिव है यानी वर्क डन ऑन सिस्टम है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। और वर्क डन नेगेटिव है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। और आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर होता है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, और Q जो होता है ना, Q को QP लिखते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और रिएक्शंस में हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। तो यहाँ पे QP की जगह डेल्टा एच रख दो, फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जो नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। तो डेल्टा एच होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा ई होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान थे। पहला क्वेश्चन 300 जूल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन फाइंड डेल्टा ई इफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 जूल। वर्क डन बाय सिस्टम है तो W को माइनस 100 रख देना, तो Q प्लस W करने में 300 और माइनस का 100 200 आ गया। वर्क डन ऑन सिस्टम 50 जूल दे रखा दूसरे क्वेश्चन में, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ऑन सिस्टम है प्लस 300 प्लस 50, क्योंकि वहां पे हीट एब्जॉर्ब्ड है ना इसलिए पॉजिटिव लिखा है, तो 350 जूल आ जाएगा।
2 liter of an ideal gas expands in vacuum isothermally up to 10 liter, then find heat absorbed by the system. भाई वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो सीधा क्या हो गया W 0, क्योंकि P एक्सटर्नल 0 होगा. आइसोथर्मल है, डेल्टा E क्या हो गया 0, डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W, तो Q क्या आ गया 0. Which of the following option is correct for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition? adiabatic condition Q 0 हो गया, फ्री एक्सपेंशन W 0 हो गया, Q और W 0, डेल्टा E 0, डेल्टा E 0 यानी डेल्टा T 0. थर्ड ऑप्शन आ गया. नेक्स्ट 298 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर व्हेन हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इज 500 जूल, देन फाइंड डेल्टा E. भाई वो बोल रहा है 298 केल्विन पे क्या होगा, 298 केल्विन पे टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा E 0, क्या आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 300 जूल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन 0 होगा, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस कितनी 300 जूल, तो वर्क डन 0, तो डेल्टा इक्वल टू Q, और Q क्या आएगा पॉजिटिव क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इक्वल टू प्लस 300 जूल. सेकंड ऑप्शन आ गया. 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस 2 atm प्रेशर इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm, देन फाइंड वर्क डन बाय द गैस एंड हीट रिलीज बाय द गैस. 2 मोल गैस के है, 2 atm प्रेशर है, 300 केल्विन है, P इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम आ जाएगा इनिशियल, तो ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया 24 लीटर. अब इस गैस को 4 atm का कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करके हमने हाफ वॉल्यूम कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 12 लीटर. बाहर एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगा 4 atm, तो W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V आ जाएगा. V फाइनल कितना है 12 और V इनिशियल है 24, तो फाइनल माइनस इनिशियल और 4 atm प्रेशर है, तो यहां से प्लस 48 लीटर atm वर्क डन आ गया. फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है डेल्टा E 0, डेल्टा E 0 तो Q इक्वल टू माइनस W, तो Q पे आके माइनस W, और जब इसको लीटर atm को 101.325 से मल्टीप्लाई कर दो जूल में आ जाएगा एनर्जी और हीट. नेक्स्ट कहां लिखा है, कहां लिख दिया, हीट रिलीज लिखा ना, तो लिख दो ऐसे लिखो फिर इसको नीचे, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज, फिर माइनस साइन नहीं लिखना भाई, इज, बस आंसर लिखो 48 इंटू 101.325. सही बोला इसने बिल्कुल. अगर बोलता ना देन फाइंड हीट, फिर विद साइन रखते, उसने बोल दिया हीट रिलीज्ड, रिलीज मतलब वो साइन बता रहा है नेगेटिव है, तो आप ओनली मैग्नीट्यूड बताओगे. सही है कि नहीं? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, एन इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन कंटेन एन आइडियल गैस, अदर इज परफेक्ट वैक्यूम, होल इज डन बिटवीन 2 पोर्शन, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन टेम्परेचर. भाई ये आइडियल गैस थी, ये परफेक्ट वैक्यूम था, इंसुलेटेड कंटेनर है, हीट का कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस होगी Q 0. अब ये यहां पे एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट वैक्यूम, P एक्सटर्नल 0, W 0, तो W 0 तो डेल्टा E भी 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 कर दोगे. ये था भाई आज का लेक्चर. ठीक है, देखो भाई इधर देखो, एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंज आएगा ना रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. यूनिट इसकी वही एनर्जी वाली होगी. मोलर एंथैल्पी क्या होती है, 1 मोल की एंथैल्पी, और 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे एंथैल्पी लिखी जाती है H इक्वल टू E प्लस PV, लेकिन हम कभी भी एनर्जी का, एंथैल्पी का, इनका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते. सो वी कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा H. तो यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा, दोनों तरफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा H ये डेल्टा E प्लस डेल्टा इंटू PV. तो अब डेरिवेशन करते टाइम है ना, इसको लिखोगे P डेल्टा P इंटू V, P इंटू डेल्टा V, और रिएक्शन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा P हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर क्या होगा 0, तो ये टर्म 0 हो गई. तो बचा क्या, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना, जो काम आएगा. और यहाँ पे आप जानते हो PV इक्वल टू एनआरटी होता है, तो फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज और इधर उधर कैलकुलेट करें दोनों साइड, तो ये डेल्टा P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, और ये हो जाएगा डेल्टा एनआरटी, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार मोल्स कांस्टेंट, NR डेल्टा T. टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा P और डेल्टा T 0, तो क्या बच गया P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एनआरटी. और यहाँ पे ये करते हैं हम, PV इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं किसके लिए, गैस के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा NG लिखेंगे, है ना, तो डेल्टा H इक्वल डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT आ जाएगा. तो डेल्टा NG क्या होता है, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इन ए बैलेंस रिएक्शन.
ठीक, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा एच होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा ई होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चंस में आपको लिख के देगा which of the following difference between heat at constant pressure and constant heat at constant volume is zero, यानी डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई किसके लिए जीरो होगा, तो डेल्टा एन जी फाइंड आउट करो, जिसका डेल्टा एन जी जीरो उसका डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई जीरो हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछता किसके लिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होगा कांस्टेंट वॉल्यूम से, या किसके लिए हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी लेस देन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कर दोगे ये सारे क्वेश्चन डेल्टा एन जी से हो जाएंगे ना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये रिएक्शन दे रखी, इसके लिए डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा है। अरे भाई डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एन जी होता है, डेल्टा एन जी कितना -3, तो -3 डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा ई इक्वल टू -3 RT हो गया। नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा है, व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा एन जी RT होता है, तो डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का भी -3 आया है, तो -3 RT सोल्व कर दो। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 1 मोल कंबशन दे रखा है बेंजीन का, 1 मोल बेंजीन का कंबशन है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर दे दिया, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा है। अब ये रिएक्शन आपने लिखी है 1 मोल के लिए, इसका डेल्टा एन जी आया -3/2, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी RT लिखोगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -3/2 पुट करके सोल्व कर दो क्वेश्चन, डेल्टा ई आ जाएगा। IIT एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वाटर वेपर assumed to be perfect gas, मोलर एंथैल्पी फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस 41 किलोजूल पर मोल, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 bar and 100 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन बनेगी H2O लिक्विड से गैस में जा रहा है, डेल्टा एन जी इसका बना, तो वही डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी RT पुट कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू है डेल्टा एन जी 1 होता है, कर दो सोल्व। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो यहां से हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी आ जाएगा, और Q लिख सकते हो इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, यूनिट किलोजूल पर केल्विन। मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू टोटल हीट गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, तो Q इक्वल टू NCM डेल्टा टी आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इसमें क्या हो जाएगा Q बाई M इंटू डेल्टा टी, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन पर ग्राम लिख दो या किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम लिख दो, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए और 1 मोल के लिए फिक्स मास के लिए डिफाइन है। जब भी कांस्टेंट प्रेशर बोल दे, जो पीछे आपने फॉर्मूले करे उसमें Q को डेल्टा एच लिख देना, और कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दे डेल्टा Q को डेल्टा ई लिख देना, और जहां पे कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हो वहां पे हीट कैपेसिटी है पैर में P लिख देना, जैसे CP, इसका मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और CV मींस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बाकी वही तीनों फॉर्मूले हैं, कर लोगे नहीं कर लोगे, फिजिक्स में आते हैं। फिर इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV क्या होता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यहाँ पे जो आप हीट कैपेसिटी लिखते हो कौन सी लिखी जाती है, मोलर हीट कैपेसिटी, क्योंकि कभी भी फॉर्मूले में क्वेश्चन में देखना आपको कैसे लिख के देता है एग्जामिनर, CP इज 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यानी 1 मोल की है तो हीट कैपेसिटी हो गई है, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई। CP बाई CV होता है गामा पॉइजन रेशियो, तो यहां से डेरिवेशन आ जाएगा CV इक्वल टू R अपॉन गामा -1, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता है, तो CV कितना आ जाएगा 3/2R, और CP कितना आ जाएगा 5/2R। डायटोमिक गैस के लिए गामा 7/5 होता है, CV आ गया 5/2R और CP आ जाएगा 7/2R। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए गामा 4/3 होता है, CV आ जाएगा 3R और CP आ जाएगा 4R। नेक्स्ट है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, पहला आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका डेरिवेशन याद नहीं करना, सीधा फॉर्मूला याद कर लो, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और अगर यहीं पे आपको प्रेशर की टर्म में लिखना है, आइसोथर्मल है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, W इक्वल टू -2.303 nRT log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। और हीट अगर बतानी है तो डेल्टा ई तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो Q इक्वल टू -W, तो जहां पे आपने W लिखा उसको आगे माइनस साइन लगा दो, हीट आ जाएगा। नेक्स्ट आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V 0 W 0, फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 तो W 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में
Q0 है, W इक्वल टू डेल्टा ई, यानी चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या होता है NCV डेल्टा टी, तो W इक्वल टू NCV डेल्टा टी हो गया। CV को आप R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, डेल्टा टी को T2 माइनस T1, तो ये हो गया NR T2 माइनस NR T1 अपॉन गामा माइनस 1, W इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये फॉर्मूलाज आप फिजिक्स में यूज करते हो, ये केमिस्ट्री में नहीं है आपके, ठीक। और एक्सपांशन में ये ग्राफ भी आपका फिजिक्स का है। सबसे पहले एडियाबैटिक, अगर एक्सपांशन हो रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस में ग्राफ नीचे आएगा, उसमें वर्क डन कम होगा, उससे ज्यादा आइसोथर्मल का, सबसे ज्यादा आइसोबारिक का। अब एडियाबैटिक में भी आपका हाइपरबोला बन रहा है और आइसोथर्मल में भी हाइपरबोला बन रहा है, स्लोप ज्यादा किसका आया? एडियाबैटिक आया, ठीक। और एडियाबैटिक का वर्क डन क्या होगा? कम होगा, किससे? आइसोथर्मल एक्सपांशन से। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपांशन में वर्क डन में हीट यूज होती है, ठीक, और एडियाबैटिक में इंटरनल एनर्जी का यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन में डेल्टा P डेल्टा V को डेल्टा NCRT लिख दो, W इक्वल टू माइनस डेल्टा NCRT हो गया। बाकी ये क्वेश्चन यार कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन है, पहले में आपको सीधा दे रखा, रिवर्सिबल प्रोसेस है 27 डिग्री सेल्सियस पे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये जो क्वेश्चन कर रखा है इसमें कंप्रेशन कर रखा है और प्रेशर दे रखा है, तो इसमें फॉर्मूला जो हो जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल का माइनस 2.303 NRT P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऐसे ही लॉलीपॉप क्वेश्चन ये है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल डायटोमिक गैस इज प्रेजेंट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, कैलकुलेट वर्क डन इफ टेंपरेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 300 to 500 केल्विन इन किलो कैलोरी। बोलो मत। Q0 है तो W इक्वल टू डेल्टा E और NCV डेल्टा T हो जाएगा, ठीक। कर लोगे सोल्व। नेक्स्ट, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस देयर का प्रेजेंट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, 300 केल्विन, गैस इज सडनली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग a pressure of 2 atm, टेम्परेचर इज रेज टू 400 केल्विन, कैलकुलेट वर्क डन, W इक्वल टू NCV डेल्टा T, CV देर का वैल्यू पुट कर दो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये वाला क्वेश्चन। 2 मोल देर के आइडियल गैस के कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा इक्वल टू NCV डेल्टा T, CP दे रखा, CP माइनस CV इक्वल टू R की वैल्यू 2 कैलोरी पुट करके कैलोरी में CV आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपका डेल्टा ही आ जाएगा। समझ आ गया? बोलो कोई डाउट है क्या? कर देंगे। देखो भाई, स्पॉन्टेनिटी, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब वो कंटिन्यूअसली हो रही है। कैसे? या तो अपने आप हो रही है या उसको स्टार्ट किया गया है। अपने आप कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे आपकी नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गई। एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, पहाड़ों से मैदानों में पानी आ रहा है, या फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, या फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनको प्रॉपर इनिशिएशन चाहिए होता है, जिनको एक बार शुरू करना पड़ता है, जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जलाना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, या मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनको कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, एग्जांपल एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनमें क्या होता है, हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देंगे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना ये प्रोसेस। सो दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और आप मुझे बताओ कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? एनर्जी एंड रैंडमनेस, बस ये पॉइंट याद रखना, एनर्जी एंड रैंडमनेस आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी। अच्छा, ये खाली आ गया क्या बीच में? इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट, रैंडमनेस क्या है? यूनिवर्स की लगातार बढ़ रही है, किसके कारण? नेचुरल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के कारण। अब रैंडमनेस को हम मेजर करते हैं किससे? एंट्रोपी से, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम एग्जैक्ट वैल्यू एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए डेल्टा एस कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको फॉर्मूला रटना है, ठीक। यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन हो जाएगी। और किसी भी प्रोसेस में अगर सेम हीट सप्लाई की तो जो लो टेम्परेचर पे जो हीट सप्लाई करोगे उसमें क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा आएगा, क्योंकि क्यू सेम हो गया तो डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। मोलर एंट्रोपी होता है, एक मोल की एंट्रोपी, ये भी स्टेट फंक्शन है लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक मोल की हो गई, यूनिट इसकी जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद एंट्रोपी का ये जो डेरिवेशन है ये याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करो, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल बेस 10 है, प्लस 2.303 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये क्या हो जाएगा? रेशियो 1 log 1 0 हो जाएगा, फिर ओनली वो टर्म में बच जाएगी, डेल्टा एस इक्वल 2.303 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और प्रेशर की टर्म में यहाँ पे P इनिशियल अपॉन P फाइनल हो जाएगा, नीट में आया था।
नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो वाली टर्म log में 1 हो जाएगी, log 1 0 हो जाएगा, तो ओनली 2.303 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल बच जाएगा। नेक्स्ट डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, और किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस के कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी यानी टोटल एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। डेल्टा एस इन डिफरेंट प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल है तो उसका क्यू रिवर्सिबल क्या होगा 0, इसलिए डेल्टा एस 0। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्यू 0 है, लेकिन उसमें कोई रिवर्सिबल स्टेप अगर होगा उसका क्यू थोड़ा 0 है तो उसका क्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, सो डेल्टा एस नॉन जीरो। और साइक्लिक प्रोसेस स्टेट फंक्शन इसलिए चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस 0। केमिकल रिएक्शन में टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, और स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ नहीं, इसके ऊपर एस नोट लगा देते हैं, थोड़ा सा 0 रख देते हैं ऐसे ही सजा। अरे ये कहां गया भाई, जैसे बीच से गायब हो गया ना एक पेज, 2 पन्ने एक्स्ट्रा है। अच्छा सुबह 11 ही पेज पढ़ाए थे क्या सुबह मैंने, है ये एक्स्ट्रा कैसे आ गए भाई, छूटा तो नहीं ना कुछ। चलो नेक्स्ट डेल्टा एस फॉर गैस क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, इससे गैसेस की एंट्रोपी बढ़ती है, जिसके कारण डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। प्रेशर बढ़ा दो, वॉल्यूम घटेगा, उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, एंट्रोपी घट जाएगी। ये एग्जांपल करा रखे हैं, ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट कोई रिएक्शन अगर हो रही है उसमें देखो, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0। ये एग्जांपल्स करा रखे हैं। फिर इसके बाद डिफरेंट प्रोसेसेस की बात आती है। अच्छा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाओ, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाओ, एंट्रोपी हमेशा इन प्रोसेस में घटेगी। ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन है। बॉइलिंग ऑफ एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी घटती है, ठीक। और एडजॉर्प्शन ऑफ गैस है या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है, दोनों प्रोसेस में एंट्रोपी कम होगी। और क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, इन दोनों में क्या है, सॉलिड बन रहा है तो क्या होगा, एंट्रोपी कम होगी। मिक्सर फॉर्मेशन, कोई भी मिक्सर बनाएंगे, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, या रैंडम किसी का भी मिक्सर बना रहे हैं तो उससे एंट्रोपी बढ़ती है। और एलॉय फॉर्मेशन भी क्या होता है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सर होता है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ती है। रस्टिंग ऑफ आयरन से एंट्रोपी बढ़ेगा। नेक्स्ट फेज ट्रांजिशन प्रोसेस, वेपराइजेशन। भाई जब एक मोल सब्सटेंस लिक्विड से गैस में जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ये हो गया वेपराइजेशन। तो इसमें जो हीट चेंज आएगा दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोजूल पर मोल। और यहाँ पे जो डेल्टा एच है उसको अगर आप उस बॉइलिंग पॉइंट से, उस टेम्परेचर से डिवाइड कर दोगे दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा, और इसकी यूनिट हो जाएगी किलोजूल पर केल्विन पर मोल। तो ऐसे ही अगर हम बात करें फ्यूजन की, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। तो जब एक मोल सब्सटेंस का फ्यूजन होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन, और उस हीट ऑफ फ्यूजन को मेल्टिंग पॉइंट से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि ये क्या है, ये फेज ट्रांजिशन प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हीट और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्लिमेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देना, हीट ऑफ एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कराया था शासन, पहला तो क्या है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी है, उसमें ना आपको ना प्रेशर के अकॉर्डिंग डेल्टा एस का फॉर्मूला पूछ रखा है, क्या हो जाएगा, NR P इनिशियल अपॉन P फाइनल। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 किसके लिए भाई, पहली प्रोसेस में डेल्टा NG लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0 हो गया। अब ये देखो एक्वा से सॉल्यूशन से सॉलिड में जा रहा है, एंट्रोपी घटेगा। ये सॉलिड से सॉल्यूशन में आ रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा। यहाँ पे डेल्टा NG लेस देन 0, एंट्रोपी घटेगा। इसमें डेल्टा एस लेस देन 0 पूछ रखा है। लिक्विड से गैस बढ़ेगा, सॉलिड से लिक्विड बढ़ेगा, सॉलिड से गैस बढ़ता है। लेकिन गैस से अगर लिक्विड जाएगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, एंट्रोपी घटेगा। और ये बोल रखा है कि एंट्रोपी चेंज दर क्या, इसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की क्या तरीका, वॉल्यूम इसमें इनिशियल से 1 cc से 10 cc हो गया, तो डेल्टा एस पूछा है, फॉर्मूला लगा दो 2.303 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है वाटर की 185 किलोजूल पर मोल। बोल रहा है कि एंट्रोपी फाइंड आउट करो ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर। तो 1 मोल की एंथैल्पी कितनी है, 185,000 जूल पर मोल डिवाइड बाय टेम्परेचर कर दो, ठीक। डेल्टा एस
10 मोल के लिए, तो ये जो एनर्जी थी, एंथैल्पी थी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 मोल की आ गई, डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अरे वाटर की 80 कैलोरी पर ग्राम दे रखी है, तो डेल्टा एच फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, वो 4 मोल के लिए पूछ रहा है। 1 मोल के लिए 80 कैलोरी है, तो 4 मोल यानी 72 ग्राम के लिए 72 से मल्टीप्लाई किया, और फ्यूजन का टेम्परेचर कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 273 से डिवाइड कर दिया। ये देखो एक लिक्विड है, उसका वेपराइजेशन कर रहे हैं, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डी, टेम्परेचर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। IIT एडवांस का क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है आपको, H2Cl2 और HCl की पर मोल दे दी, बोल रहा है H2 plus Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2HCl, इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज बताओ, तो टोटल समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट कर दो, तो ये प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की, तो डेल्टा एस आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट, ये फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस, ए से सी, सी से डी, डी से डी जा रहा है, इनके लिए एंट्रोपी चेंज A to C, C to D, B to D दे रखा है, और A to B पूछा है, तो हमने क्या किया यहां से उठा के सारे लिख लिए, A to C 50 है, C to D 30 है, B to D 20 है, तो उल्टा D to B कितना होगा -20। अगर इनको जोड़ दोगे, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, A to B बच गया, और डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, इस 1 का 2 का और 3 का ऐड कर दो, 50 + 30 + -20 60 आ गया। ठीक कर लेंगे भाई। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है कि ये रिएक्शन दी गई है, इसका एंट्रोपी चेंज -549 है 298 केल्विन पे, ये नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होते हुए भी स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि जो इसने एंट्रोपी दी है वो सिस्टम की दी है, और हम किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस किस पे बताते हैं, टोटल बताते हैं, यूनिवर्स की बताते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम का दिया है, साथ में इस रिएक्शन में डेल्टा एच दे रखा है सिस्टम का, तो सिस्टम का डेल्टा एच हमारे पास है, तो सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम ने अगर हीट रिलीज की है, सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की होगी, तो डेल्टा एच सराउंडिंग का कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ जितना सिस्टम का है। ठीक, तो डेल्टा एच सराउंडिंग का पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डेल्टा एच सराउंडिंग को टी से डिवाइड कर दो, डेल्टा एच सराउंडिंग का आ जाएगा, डेल्टा एस आ गया सराउंडिंग का 5500, और डेल्टा एच सिस्टम का था -549, दोनों को जोड़ दिया, पॉजिटिव आ गया, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डेल्टा एस टोटल होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, अगर डेल्टा एस टोटल यानी यूनिवर्स का ग्रेटर देन 0 है, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 है नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर 0 है इक्विलिब्रियम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सीधी एक बात बोलता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है ड्यू टू नेचुरल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक, और इसीलिए हम क्या लिखते हैं, कोई भी प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब उसके कारण यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है, हीट फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये स्पॉन्टेनियस है, अगर इसको हमें उल्टा कराना है, हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो कराना है, तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, जैसे एसी और रेफ्रिजरेटर में। फिर डेल्टा जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क। देखो एनर्जी के 2 पार्ट है, एक तो यूजफुल वर्क, एक नॉन यूजफुल वर्क। यूज एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहां से हमने ये फैन चलाया, फैन चलाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई है उसके कारण क्या होता है, वायर गर्म हो जाती है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ तो हीट में चली गई और कुछ फैन को रोटेट करने में, जो फैन को रोटेट कर रही है वो हमारे काम आ रही क्योंकि फैन हवा दे रहा है, दैट इज यूजफुल वर्क, और जो उसको हीट करने में लॉस हो गई दैट इज नॉन यूजफुल वर्क। तो इसको हम लिखते हैं एनर्जी H = G + TS, G इज यूजफुल वर्क। ठीक, तो G = H - TS, G एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम चेंज इन डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा G = डेल्टा H-, ये हो जाएगा डेल्टा TS + T डेल्टा S। तो अब यहाँ पे डेल्टा T 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे की जाती है जनरली, तो डेल्टा G सिस्टम का क्या आ गया, इक्वल टू डेल्टा H - डेल्टा T डेल्टा S। तो ये सब सिस्टम के लिखे जाते हैं, और ये नया क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का, और नया क्राइटेरिया हमने इसलिए बना क्योंकि हम सिस्टम की ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो सिस्टम के बारे में हमें डेल्टा G पता होगा, डेल्टा H पता होगा, उसका डेल्टा S पता होगा, तो उससे कैलकुलेट करेंगे। अगर डेल्टा G सिस्टम का लेस देन 0 आता, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 आएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G = 0 आएगा, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको डेल्टा G0, इसको डेल्टा H0, इसको डेल्टा S0 रख देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये डेरिवेशन कराया था मैंने आपको, डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का हो गया, सराउंडिंग वाले को लिख सकते हैं डेल्टा एच सराउंडिंग का डिवाइड बाय टेम्परेचर, और डेल्टा एच सराउंडिंग का क्या होता है, माइनस डेल्टा एच सिस्टम का, ठीक, डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो यहाँ पे माइनस, ये क्या आ गया, टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम का, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया आपका, एक टाइप से डेल्टा जी। ठीक, और ये नेगेटिव कब होगा, ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 कब आएगा, बाहर नेगेटिव, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये डेल्टा जी है, और डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर ए प्रोसेस टू बी
स्पॉन्टेनियस। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, ये रिएक्शन दे रखी, इसका डेल्टा यू और डेल्टा एस दे रखा 300 केल्विन पे, फाइंड डेल्टा जी। डेल्टा यू से आपने डेल्टा एच फाइंड आउट किया, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनसीईआरटी, डेल्टा एच आ गया, फिर डेल्टा जी फाइंड आउट किया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट ये रिएक्शन दे रखी, इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है, बोल रहा है रिएक्शन किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी, तो आप कर दो डेल्टा जी लेस देन 0, यानी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0, तो यहाँ पे डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, वैल्यूज पुट करें, टी शुड बी ग्रेटर देन 1000 केल्विन, ओनली ऑप्शन थर्ड में है। नेक्स्ट इसके बाद डेल्टा जी सिस्टम इक्वल डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम होता है, हमें पता है, लेकिन कोई प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस होगी, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव सम हो जाएगा, क्या नेगेटिव आएगा, प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए, प्रोसेस ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों पॉजिटिव हो जाए, दो केस बन सकते हैं, दोनों पॉजिटिव के केस में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर ये बड़ा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव माइनस छोटा पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी पॉजिटिव यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये छोटा हो गया इसके मैग्नीट्यूड से तो नेगेटिव आ जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, जैसे यहां पे लिख रखा है। ठीक, और टेम्परेचर जैसे ये लिख दिया, डेल्टा एच शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस, तो इस केस में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो गई। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस है, यानी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से ज्यादा है टेम्परेचर, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सिमिलरली दोनों नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये मैग्नीट्यूड बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, जिसके कारण नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये मैग्नीट्यूड अगर छोटा है तो डेल्टा जी नेगेटिव, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, तो ये कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था भाई, तीन ये रिएक्शन दे रखी, इनके डेल्टा जी दे रखा है, इस रिएक्शन का डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। इन तीनों रिएक्शन को यूज करते हुए रिएक्शन कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, 3 को माइनस कर दो, जो इक्वेशन पे ऑपरेशन लगा वही आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे लगा, चाहे डेल्टा जी है, चाहे डेल्टा एच है, चाहे डेल्टा एस है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 माइनस डेल्टा जी 3 हो जाएगा सॉल्व। ये रिएक्शन दे रखी, इसमें बोल रहा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, भाई कंबशन रिएक्शन दे रखी है, तो कंबशन रिएक्शन का हीट क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें डेल्टा एनजी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दैट इज डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव। ये वाला PbO2 PbO में जा रहा, डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, यानी +4 से वो +2 में जाना चाहता है, Sn +4 से +2 में जा रहा है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी वो +2 में नहीं जाना चाहता, वो +4 में स्टेबल है, तो Pb +2 में और Sn +4 में ज्यादा स्टेबल है, तो इनकी मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 एंड +4 रिस्पेक्टिवली। कर दोगे IIT एडवांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, Q + W डेल्टा E होता है स्टेट फंक्शन है, Q और W पाथ फंक्शन है, H - TS क्या है, G स्टेट फंक्शन है, तो कौन सा Q और W सेकंड और थर्ड स्टेट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करा था, A से C, C से D, D से B, ये इनकी डेल्टा जी की वैल्यू दे दी, तो पहले आप प्रोसेस को लिख लो, A to C कितना है, C to D कितना है, D to B कितना है, तो इन तीनों का सम किया तो A to B आ गया, और सम करते टाइम डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3, ये 60 आया, उल्टा कर दो -60 हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q होता है, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0, Q हो जाएगा इक्वल टू K, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln K आ जाएगा, जिसको डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K बेस 10 लिख सकते हैं। अब इनका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखोगे K इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, या लिख दो K इज इक्वल 10 की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कराए थे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, टेम्परेचर दे दिया, स्टैंडर्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log K की वैल्यू पुट करके यहाँ पे सोल्व कर लिया। डेल्टा जी आने के बाद डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, तो यहाँ से डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी आपने कैलकुलेट किया, डेल्टा S आ जाएगा, टेम्परेचर दे रखा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है, क्या दे रखा है, Kp, वही फॉर्मूला लगा दो, -2.303 RT log K आपको लॉग सोल्व करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट ये फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी नोट दे दिया, वही फॉर्मूला हमने लगाया, तो यहां से हमने पहले log K कैलकुलेट कर लिया, log K की जो वैल्यू आई है तो K विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2.4 जो वैल्यू आ रही है वो, ठीक। बाकी ये log K कैलकुलेशन ही आगे मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल होता है, ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव यानी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव है डेल्टा जी पॉजिटिव यानी सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, ई सेल 0 है डेल्टा जी 0 सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे।
यानी रिएक्शन तो हो रही है लेकिन कोई करंट का फ्लो नहीं है, ये ध्यान रखना, तभी तो ई सेल 0 है। अरे रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, बैकवर्ड भी जा रही है, क्या हो गया? सेल रिएक्शन क्या हो गया? सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, सेल काम नहीं करेगा। ठीक, एट स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एनएफ ई नोट सेल। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? 0 केल्विन पे प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं भाई? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद हीट और एनर्जी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें केमिकल चेंज भी गिवन है और हीट चेंज भी गिवन है। अच्छा ध्यान क्या रखना है इसमें? ये बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, हीट ऑफ रिएक्शन गिवन होनी चाहिए, इसमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखी होनी चाहिए और एलोट्रोपिक फॉर्म भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज हीट और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, और कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। यूनिट किलोजूल पर मोल या किलोजूल या किलो कैलोरी। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बस वो टाइम पास बातें हैं। बैलेंस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होती है। हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पहला रिएक्शन कंडीशन भाई डेल्टा एच अगर वो लिखता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, डेल्टा ई लिखता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। इनमें रिलेशन क्या? डेल्टा एच इक्वल डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए तो हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुई है यानी हीट ऑफ क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेगेटिव आ जाए तो एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीज हुई है। एंडोथर्मिक में ऐसे डायग्राम बनाते हैं जिसमें हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा दिखाएंगे, रिएक्टेंट कम दिखाएंगे। वही एक्सोथर्मिक में हीट ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? और हम बोल देते हैं भाई एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की हीट ज्यादा है इसलिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट से थोड़ा कम स्टेबल होता है, और वहीं एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है इसलिए रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट से कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अमाउंट। भाई किसी रिएक्शन में 1 मोल के लिए जो हीट है अगर 2 मोल के लिए करोगे डबल हो जाएगी, 3 मोल के लिए ट्रिपल हो जाएगी। यानी जिस कोफिशिएंट से आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे उसी कोफिशिएंट से किसको मल्टीप्लाई करना है? हीट को मल्टीप्लाई करना है। और रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हीट का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन का 1 मोल आपने कंबसन किया ग्रेफाइट का, उसमें हीट आई माइनस 393.5। डायमंड का जब कंबसन किया 1 मोल का उसमें आई माइनस 39.5। तो आपने जैसे ही एलोट्रोप चेंज किया तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये सीखा हमने। अब इन दोनों रिएक्शन का यूज करते हुए मैंने 2 में से फर्स्ट माइनस कर दिया, तो 2 में से फर्स्ट माइनस करूंगा, रिएक्शन बन जाएगी कार्बन डायमंड कन्वर्टिंग इनटू ग्रेफाइट। तो हीट ऑफ रिएक्शन भी वही ऑपरेशन लगेगा जो आप इक्वेशन पे लगाते हो। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 कितना आया? माइनस 6 किलो जूल पर मोल। यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ग्रेफाइट का डायमंड से बनना, तो ये एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, इसीलिए लिखा है ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। फिजिकल स्टेट का क्वेश्चन, H2 प्लस हाफ O2, H2 गैस में जा रहा है, गैस में गया तो हीट आई माइनस 242, और जब लिक्विड बना तो क्या आई? माइनस 285.5। तो जैसे ही आपने फिजिकल स्टेट चेंज की हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब इन दोनों रिएक्शन से 1 में से 2 माइनस कर दो तो क्या रिजल्ट आएगा? H2 लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2 गैस, और डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, तो यह आ जाएगा प्लस 43.5। यानी 1 मोल वाटर लिक्विड से 1 मोल वाटर वेपर बनाने के लिए 43.5 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब होगी। 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? 18 ग्राम के लिए है 1 मोल, तो 1 ग्राम के लिए 18 से डिवाइड कर दो, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, ये किरचॉफ्स इक्वेशन जो है ये आप छोड़ दो क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, आप खुद मना कर रहे हो, फिजिक्स में भी नहीं पढ़ाते, फिर मैंने पढ़ा दिया, बस आपने पढ़ लिया इतना काफी, छोड़ो इसको, रिवीजन में छोड़ो। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला है लेवोसियर एंड लाप्लास लॉ। ये क्या कहता है कि किसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स कर दोगे ना उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये तो हो गया देसी तरीका, लेकिन स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में तो एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है ये कौन से लॉ की स्टेटमेंट है। क्या कहता है ये? इट स्टेट्स दैट heat required for decomposition of a substance is same as या equal to heat formation but with opposite sign। हैश लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हीट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सेम, क्योंकि हीट इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक, ये मैंने आपको करके दिखा रखे, कर लोगे? नेक्स्ट, टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ
1 mole substance from its constituent elements in their most stable और reference state। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक मोल के लिए डिफाइन है, इंटेंसिव है, यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो ये रिएक्शन लिखी मैंने बैलेंस रिएक्शन, इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन हो गई है और क्या बन रहा है? 1 मोल बन रहा है वाटर का, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, वो अपनी रेफरेंस स्टेट में है कि नहीं है? तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, यानी इस रिएक्शन का जो हीट है वही तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने 1 मोल वाटर वेपर बना के दिखा दिया आपको, उसके लिए भी हो जाएगा। लेकिन तीसरे में हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा बल्कि एटम से बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट, क्या ये 1 मोल ये CO2 के हीट ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन डायमंड से नहीं, कार्बन ग्रेफाइट उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है, एलिमेंट्री स्टेट है, कार्बन ग्रेफाइट से बनना चाहिए CO2, 1 मोल बनना चाहिए। ठीक, इसमें कहलाएगा। नेक्स्ट, इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 मोल बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ब्रोमीन क्या है? लिक्विड होता है ना, मोस्ट स्टेबल स्टेट में। तो इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। नेक्स्ट रिएक्शन में H2 से 2 मोल हाइड्रोजन एटम बना, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 मोल बन रहा है। कितना बनना चाहिए था? 1 मोल। नेक्स्ट रिएक्शन वाला सही है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के लिए कैसे लिखा जाएगा? कैल्शियम सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस O3 नहीं, 3/2 O2, क्योंकि ऑक्सीजन की एलिमेंट्री फॉर्म क्या है? O2 ना कि ओजोन। कर लेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बोलो कोई डाउट है क्या? स्टैंडर्ड हीट क्या होता है? एट 298 केल्विन एंड 1 बार। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होती है? 0। जैसे H2 गैस में है, N2 गैस है, O2 गैस, F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट, मरकरी लिक्विड, फास्फोरस P4 व्हाइट फास्फोरस हो गया, सल्फर एसिड रोम्बिक सल्फर। इन सब के लिए क्या होगा? 0, क्योंकि नेचर में ऑलरेडी इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कराए थे, इनमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 किसके लिए? अरे ये ऊपर लिख रखे इनके लिए 0 है, बाकी जो आया उसके लिए 0 नहीं है। नहीं, ऊपर आंसर था सब क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन था NaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? NaCl का 1 मोल बनना चाहिए। किससे? सोडियम से। सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैसियस होता है, तो हाफ प्लस हाफ Cl2 लिखोगे। कौन सी रिएक्शन में? थर्ड में। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल CO2। कौन से ऑप्शन में? चेक करो, ऐसे सोचा करो। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये एंथैल्पी चेंज बताना इस रिएक्शन के लिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 और वाटर दे रखा है। पहले गिवन क्या वो लिखा मैंने, H2O2 का फॉर्मेशन लिखा, H2O का फॉर्मेशन लिखा, दोनों का एंथैल्पी हो गया, तो मैं इसको रिएक्शन 1 और इसको 2 लिख दूं, ये डेल्टा H1 ये डेल्टा H2 हो जाएगा। ठीक, फिर मुझे ये रिएक्शन लेके आनी, क्या ऑपरेशन लगा जाए 1 और 2 पे ये रिएक्शन आ जाए। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा H2 माइनस 2 डेल्टा H1, वो आ जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये भी ऐसे है। पहला कार्बन ग्रेफाइट CO2 में जा रहा है, 2CO, O2 के साथ 2CO2 में जा रहा है, इसके डेल्टा H1 डेल्टा H2 दे दी। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO पूछा है, तो CO की हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखा आपने। ठीक, तो अब इस रिएक्शन को लेके आना 1 और 2 से। कैसे लाओगे? 1 माइनस हाफ 2 कर दो, तो वही इक्वेशन वही ऑपरेशन डेल्टा H पे लगाओ, डेल्टा H इक्वल डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2/2। नेक्स्ट ये वाला, अब ये दे रखा है इसमें S प्लस 3/2 O2, SO3 बन गया, SO2 प्लस हाफ O2, इसमें 2x रिलीज हुई, इसमें y किलो कैलोरी हुई। SO2 के फॉर्मेशन के लिए कितनी चाहिए? ये 2 इक्वेशन मैंने इस फॉर्मेट में लिख ली, डेल्टा H1 डेल्टा H2 लिख दिया इनका। तो अब ये बनाना आपको SO2 सल्फर प्लस O2 से क्या ऑपरेशन लगाएं 1 और 2 पे, ये बन जाए 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो डेल्टा H भी क्या आ जाएगा? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन ये क्या है, इसके आगे माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई बन जाएगा, यानी 2x माइनस वाई हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसा ऑप्शन ये बनेगा। कर लेंगे ऐसे। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक, हीट और एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन कंबशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसी प्रॉपर्टी हो गई? 1 मोल के लिए डिफाइन है इंटेंसिव। कैसी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा H इसका हमेशा नेगेटिव आएगा। यूनिट वगैरह किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। अब जैसे यहाँ पे आपने H2 के 1 मोल का कंबशन किया, तो इसमें जो हीट चेंज आएगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में देखो वाटर का फॉर्मेशन की भी तो यही रिएक्शन है,
तो इस रिएक्शन का जो हीट है वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 भी है, साथ के साथ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में ग्रेफाइट का जब कंबशन करते हैं CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 है कि नहीं है? लेकिन क्या हीट ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के इक्वल होगी? वैसे P4 से P4O10 बनेगा, तो P4 का कंबशन जो है दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P4O10 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही Mg के लिए Mg का कंबशन और MgO का फॉर्मेशन, समझ गए ना? फिर ये देखो 2 मोल मीथेन का कंबशन कर दिया, ये गलत है। आप 1 मोल का कंबशन करेंगे उसको हीट ऑफ कंबशन कहेंगे, तो यहां पे 1 मोल का कंबशन हो रहा है। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, पक्का? सही है ना? अच्छा देखो, जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करोगे तब 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात होती है, और जब आप हीट ऑफ कंबशन की बात करोगे रिएक्टेंट की साइड 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। और ये कंबशन रिएक्शंस बैलेंस करनी आनी चाहिए। जैसे ब्यूटेन की कर रहे हो, कार्बन जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन जाएगा H2O में। तो पहले कार्बन बैलेंस किया 4 कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस किया 5 H2O, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना 4 दूनी 8 और 5 13, 13/2O2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन कंबशन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस टेक्स प्लेस। यानी हीट ऑफ कंबशन को मोलर मास से डिवाइड कर दो, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो अच्छा फ्यूल होता है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में देखो मीथेन और इथेन की आपको हीट ऑफ कंबशन दे दी, बोल रहा है कौन सा बेटर फ्यूल है, तो हीट ऑफ कंबशन को आपने दोनों के मोलर मास से डिवाइड करके उनका कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। कैलोरीफिक वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड बताना होता है, साइन नहीं आएगा इसमें। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा वो बेटर फ्यूल। कौन आया? मीथेन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें 1 मोल बेंजीन का कंबशन किया तो इतनी हीट रिलीज हुई, और इसमें देखा कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वाटर भी देखा है। तो सबसे पहले आपने गिवन जो वो लिख लिया, हीट ऑफ क्या देखा है? कंबशन ऑफ बेंजीन लिख लिया डेल्टा H। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है। तो क्या आ गया? 3 रिएक्शन आ गई जो गिवन है। और इन 3 रिएक्शन में क्या करना है? इन 3 रिएक्शन का यूज करते हुए आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताना। तो बेंजीन के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन इन 3 रिएक्शन से कैसे आएगी? क्या ऑपरेशन लगाया? क्या किया? 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, और फर्स्ट को माइनस किया। तो आपकी इक्वेशन आ गई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की। जो ऑपरेशन आपका रिएक्शन पे लगा वही एंथैल्पी पे लगा दो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, CO2 और वाटर दे रखा है, और कंबशन ऑफ इथीन पूछा। तीनों की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख ली, कंबशन ऑफ इथीन का रिएक्शन लिखा। ये रिएक्शन इन तीनों से कैसे आ सकती है? जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस करेंगे, यही ऑपरेशन हीट पे लग जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? थक गए भाई। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मीथेन और मीथेन से मिथेनॉल बनाना, इसका ना डेल्टा H नेगेटिव है। क्या करोगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड मिथेनॉल दे दिया, तो वो रिएक्शन लिख लो। उनकी एक्स और वाई दे रखी दोनों की, तो इन दोनों रिएक्शन से ऊपर वाली रिएक्शन लेके आओ। कैसे? 1 में से 2 माइनस करोगे, ऊपर वाली रिएक्शन आ गई। तो इसके लिए डेल्टा H इक्वल डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 लिखोगे। ये हीट बोल रहा है नेगेटिव है, लेस देन 0, x माइनस वाई इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन y। नेक्स्ट बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हैं? रिएक्शंस की हीट मेजर करते हैं। कैसे? इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक बॉम्ब होता है जो स्टील का बर्तन है, उस स्टील के बर्तन के अंदर रिएक्शन कराई जाती है। तो जब स्टील के बर्तन के अंदर रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी प्रोसेस होगी वो किस पे होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0, डेल्टा E इज इक्वल टू Q, और डेल्टा Q क्या होता है? C डेल्टा T। C इज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो Q इज, ये क्या आ गया? डेल्टा इक्वल टू माइनस C डेल्टा T। माइनस लगा के रखना इस फॉर्मूले में, ठीक। अगर डेल्टा E नेगेटिव आ जाए यानी हीट रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव आ जाए तो एब्जॉर्ब हो रही है। और कांस्टेंट प्रेशर में पूछ ले डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ऊपर से डेल्टा E रखो और रिएक्शन से डेल्टा NGRT फाइंड आउट कर लेना। कर लेंगे? ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। 1 ग्राम ग्रेफाइट उसका कंबशन कर दिया, रिएक्शन भी दे रखी है, टेम्परेचर जो चेंज हुआ 298 से 299, हीट कैपेसिटी दे दी बॉम्ब कैलोरीमीटर की। पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज बताओ रिएक्शन का, यानी डेल्टा H बताओ। तो डेल्टा E क्या हुआ? माइनस C डेल्टा T। C दे रखा है हीट कैपेसिटी, डेल्टा T 1 है, आ गया। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा NG 0, तो डेल्टा H इक्वल डेल्टा E आ गया माइनस 20.7। यह है आपका पर ग्राम के लिए। अगर पर मोल के लिए पूछे
तो 12 से गुना कर देना, क्योंकि ग्रेफाइट का मोलर मास 12 होता है। ठीक। हीट और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप एक मोल सब्सटेंस को किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, उसमें जो हीट चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। मोस्टली केसेस में क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है, इसलिए हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे जनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक। अब देखो, ए बी सॉलिड से ए बी एक्वस में गया, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इस रिएक्शन का हीट चेंज इज कॉल्ड डेल्टा एच सॉल्यूशन। लेकिन ये एक बार में नहीं होती, 2 बार में होती प्रोसेस। पहले ए बी जाएगा गैसियस आयंस में, फिर ये गैसियस आयन जाएगा एक्वस में। तो पहली प्रोसेस लैटिस एंथैल्पी है, इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये NaCl सॉलिड से एक्वस में गया तो इसको डिसोल्यूशन बोलोगे, डेल्टा एच को हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलोगे। लेकिन जैसे कॉपर सॉलिड से किसमें गया? कॉपर सल्फेट किसमें गया? ब्लू विट्रोल में गया, ये डिसोल्यूशन नहीं है, इस प्रोसेस में हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। जब कॉपर सल्फेट सॉलिड से एक्वस में जाएगा दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। नेक्स्ट, हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या है? आपको एक सॉल्यूशन बना के दे दिया, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो हीट चेंज आया दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा? हीट ऑफ डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपने ऐड किया है। NaCl सॉलिड से एक्वस में गया तो ये डिसोल्यूशन, ये सॉल्यूशन बना, उसमें और पानी डाल दिया दैट इज डाइल्यूशन, उसका हीट ऑफ डाइल्यूशन आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे। हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस इज न्यूट्रलाइज, तो उसको कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिलीज हुई है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और पर इक्विवेलेंट डिफाइंड होगी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक। तो जब हम HCl और NaOH का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, NaCl वाटर बनेगा, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी आती है -13.7 किलो जूल -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अब देखो, इसमें क्या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये 100% डिसोशिएट होंगे, और जो आपका NaCl है सोल्ट है वो तो हमेशा 100% आयोनाइज होता है। ठीक। H2O नहीं होगा, तो यहाँ पे Na प्लस और Cl- आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? H प्लस और OH-। तो H प्लस और OH- मिलकर के जब वाटर बनाते हैं, उसमें भी हीट कितनी रिलीज होगी? जो आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वही। तो क्या इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर में देखो, बना तो वाटर है यहाँ पे, लेकिन ये शायद आपके क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक हो रही है, आप चेक कर लेना, क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसमें लिख रहेगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वाटर और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इक्वल है। नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन तो H2 प्लस हाफ O2 वाटर बनेगा, वो रिएक्शन होगी। ये तो क्या है? आयन से वाटर बना है, समझे कि नहीं समझे? अब देखो, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसमें हीट कितनी रिलीज होगी? -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट के लिए इतना है, n इक्विवेलेंट के लिए n से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, या n इंटू n फैक्टर, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। कर लोगे? n फैक्टर कितना होता है एसिड का? इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस रिप्लेसेबल, जैसे HCl का 1, H2SO4 का 2 है, और बेस का कितने OH- दे सकता है, जैसे NaOH का 1, BOH2 का 2। नेक्स्ट, ये मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखा रही है, HCl NaOH न्यूट्रलाइज हो रहा है, एक एक इक्विवेलेंट दोनों का है, तो -13.7 आएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर 5-5 दे दी दोनों के, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिफरेंट इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिजेंट का काम करेगा, और उतने ही इक्विवेलेंट से आप -13.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें 4, इसमें 2, तो इसके इक्विवेलेंट कम है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिजेंट है, तो इसके इतने ही इसके 2 इक्विवेलेंट, इसके 2 इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करेंगे तो कितना आएगा? 13.7 × 2। सारे ऐसे ही कर लेंगे। अब मान लीजिए कभी आपको मोल दे रखा है, तो डायरेक्ट मोल में क्वेश्चन मत सोल्व करना, क्या करना? मोल से पहले इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखना कि कौन लिमिटिंग रिजेंट है, लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे ये किया है, कर लोगे। इधर आ जाओ, NaOH प्लस H2SO4, इसमें भी इक्विवेलेंट का ही गेम है। ठीक। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो जिसके इक्विवेलेंट कम हो वो लिमिटिंग रिजेंट, मोल्स दे रखे n इंटू n फैक्टर कर देना, हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने आने चाहिए, और n लिमिटिंग रिजेंट वही होगा जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे। अब जरूरी नहीं आपको मोल दे, वो आपको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे सकता है, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे। आपको मोलरिटी और वॉल्यूम दे दे तो क्या कर लोगे? मोलरिटी इंटू n फैक्टर से क्या आता है? नॉर्मलिटी, इंटू में वॉल्यूम क्या आ जाएगा?
इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करके लिमिटिंग रिजल्ट देखते हुए क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, नहीं कर देंगे। अगर न्यूट्रलाइजेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी 13.7 किलो कैलोरी, ठीक, इतनी रिलीज होगी। और अगर इनमें से एक एसिड या एक बेस या दोनों ही वीक हो जाए तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा 13.7 से कम रिलीज होगी। क्यों? बिकॉज सम हीट इज यूज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो यहां पे लिख लिख के मैंने आपको डेटा दिखा रखा, डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नीट के लिए इतना काफी है। कोचिंग में ये भी पढ़ा जाता है कि HF जब NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन करता है, HF तो वीक एसिड है, लेकिन फिर भी इसमें 13.7 से ज्यादा हीट रिलीज हो रही है 16.3। क्यों? क्योंकि HF जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा NaF बनेगा, F माइनस का स्मॉल साइज है, उसका हाइड्रेशन होगा, जिसके कारण थोड़ी सी ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो रिलीज हुई, उसके साथ के साथ क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी भी तो बाहर आ रही है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोसेस क्या हुई, प्रोसेस तो न्यूट्रलाइजेशन हुई ना, तो टोटल न्यूट्रलाइजेशन में हीट कितनी आई 16.3, इसलिए ज्यादा आती है इसमें। आपको एक ग्राम इक्विवेलेंट एसिड दे दे या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस दे दे। अब इक्विवेलेंट 1 ग्राम स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया आपको, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, और उसकी डिफरेंट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराई 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ, तो डिफरेंट हीट आएगी। तो जिसमें हीट सबसे ज्यादा रिलीज होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें सबसे कम रिलीज होगी वो सबसे वीक एसिड। ऐसा ही उल्टा कर देना बेस के लिए। नेक्स्ट, हीट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग, क्या बोलेंगे, एटोमाइजेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, या ये लिख दो, व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स। ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंडोथर्मिक प्रोसेस यूनिट किलो जूल पर मोल। अब देखो H2 गैसियस 2 हाइड्रोजन गैस एटम में गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, लेकिन जब H प्लस आयन में जाएगा ये आयोनाइजेशन है ना के एटोमाइजेशन। ऐसे ही Cl2 में Cl माइनस, ये भी आयोनाइजेशन हो गया। Cl2 Cl गैसियस एटम में गया तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, लेकिन जब 2 मोल गया तब हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसे ये देखो वाटर वाला, ये तो मॉलिक्यूल में जा रहा है, यहाँ पे वाटर आयन में जा रहा है, ये हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं है, लेकिन जब वो एटम्स में जाएगा दैट इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ऐसे ही CH4 वाले चेक कर सकते हो, यहाँ कार्बन ग्रेफाइट है, यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट है, सॉलिड हो गया, यहाँ ये इनमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होगी। ये कार्बन गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस है, लेकिन 2 मोल हो गए इसलिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन नहीं है। इसमें क्या है, 1 मोल गैसियस एटम में जा रहा है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। सोडियम सॉलिड है, सोडियम गैसियस एटम में जाएगा तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है कि नहीं है, 1 मोल है। और यही जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैसियस में जाता है तो वो हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होती है। तो इस प्रोसेस की जो हीट ऑफ सब्लिमेशन है वही हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी है। लेकिन ध्यान दो, I2 सॉलिड जब 2 I गैसियस एटम्स में जाएगा तो वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है, लेकिन ना के सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन का काम होता है सिर्फ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, I2 सॉलिड से I2 गैसियस में गया, ये यहाँ पे एटोमाइजेशन नहीं हुआ, एटम नहीं बने, लेकिन ये सब्लिमेशन है। बोलो कोई डाउट है? कर लोगे ऐसे? चलो, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, हीट और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल बॉन्ड। फॉर्मेशन होगा तो हीट रिलीज होगी एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो एब्जॉर्ब होगी, दैट इज एंडोथर्मिक। बोलो कोई डाउट है क्या? अब देखो, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, HCl है, CO, NO, कोई भी, चाहे सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो वो जब अपने एटम्स में टूटेगा, जैसे हाइड्रोजन था, उनको अलग कर दो, हाइड्रोजन गैसियस एटम में, HCl है, H गैसियस एटम, Cl गैसियस एटम, तो इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और यही पैरेलल एटोमाइजेशन भी तो हो रहा है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होती है वही बॉन्ड एंथैल्पी होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी, एक बॉन्ड की एनर्जी क्या होगी, टोटल हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे CH4 में देखो, मैंने इसका एटोमाइजेशन किया, कार्बन गैसियस एटम और 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम बने, तो इसमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन हुई आपकी 1665। तो कितने बॉन्ड टूटे टोटल? 4। 1665 को 4 से डिवाइड कर दो, यानी हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड किया। कर लोगे? अच्छा, फॉर्मूला हीट ऑफ, देखो सुनना, हीट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए एनसीईआरटी में 2 फॉर्मूले हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन दी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे,
और अगर बॉन्ड एंथैल्पी दी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, H2Cl2 HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दे रखी है, ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है। अब HCl के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन लिखने के बाद देखो H2 का बॉन्ड टूटा, Cl2 का टूटा, इनमें बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए विद पॉजिटिव साइन रखी जाएगी। और यहाँ पे आधा आधा मोल टूटा तो आधे मोल से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये तो पर मोल दिया है। HCl का 1 मोल बना है, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी विद नेगेटिव साइन। और इनका जो समय है दैट इज हीट ऑफ दिस रिएक्शन, और दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट हीट फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये जो हीट आएगी वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें H2Cl2 की एनर्जी दे दी और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl दे दिया, और HCl का बॉन्ड एंथैल्पी पूछ लिया, यानी इसकी दे दी एनर्जी, इसकी दे दी, ये दोनों टूटे पॉजिटिव, इसकी मान ली हमने X, और इस रिएक्शन की एनर्जी आएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखी है, तो यहाँ पे सम कर दिया तो यहाँ पे X की वैल्यू आ गई -425। लेकिन आप क्या बोलोगे, ओनली मैग्नीट्यूड। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये बॉन्ड एनर्जी दे रखी है इन बॉन्ड्स की, और ये रिएक्शन दे दी, बोल रहा है इसकी एंथैल्पी बताओ। इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा है, ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, तो दोनों की एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना और 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एक्स्ट्रा बने, तो इनकी एनर्जी विद नेगेटिव साइन आएगी। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि 2 मोल बॉन्ड बन रहा है, ठीक, इसका 1 ही मोल बना, 1 ही सिंगल बॉन्ड बना ना, तो इनका सम करके टोटल डेल्टा H आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन H2N2 की दे दी और NH3 का फॉर्मेशन, तो ये रिएक्शन लिख दी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसकी रिएक्शन दे रखी है, हाफ मोल N2 टूटेगा, 3/2 मोल H2 टूटेगा, इनकी एनर्जी विद पॉजिटिव साइन, और NH में 3 बॉन्ड बनेंगे, एक की X मान ली तो इनकी 3X हो जाएगी, और टोटल ये इस रिएक्शन की एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो X की वैल्यू आ गई, यही आपकी NH की बॉन्ड एनर्जी है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी क्या लिखते हो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, तो कितना डिवाइड बाय 3 करोगे, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन NH3 के लिए कितना हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी इनटू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सब्सटेंस बाय हाइड्रोजनेशन। कर लोगे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए जैसे इसमें हुआ, लेकिन इसमें कंप्लीट नहीं है, ये तो अनसैचुरेटेड है अभी भी। ये वाला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगा, क्योंकि एल्कीन या एल्काइन किस में जाना चाहिए, एल्केन में। नेक्स्ट देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन दे दी आपको, वैल्यू दे दी तीनों की, पूछ रहा है HOH ऑफ साइक्लोहेक्सिन कितना होगा। H2 की कंबशन की रिएक्शन लिखी, साइक्लोहेक्सिन की और साइक्लोहेक्सिन की लिख ली, तीनों रिएक्शन लिख ली, इनकी हीट दे रखी है, तो ये 1 2 3 रिएक्शन इनकी हीट हो गई। अब इन 3 रिएक्शन से ये रिएक्शन लिखो, साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजनेशन कैसे, 1 + 2 को तो ऐड करेंगे दोनों लेफ्ट साइड में, H2 + साइक्लोहेक्सिन ऐड किया, ये इसमें लेफ्ट है, मेन रिएक्शन में राइट है, इसको थर्ड को माइनस कर दो, जो ऑपरेशन इक्वेशन पे लगाया वही हीट पे लगा दो, लगाया क्या आ जाएगा, डेल्टा H का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक, वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। नेक्स्ट रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ, ये कैलकुलेटेड हीट माइनस ऑब्जर्व करो या ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड करो, ठीक, बस ये ध्यान रखना जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में लिखना, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है ड्यू टू बिकॉज रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। इसमें इसने दे रखा साइक्लोहेक्सिन की HOH और बेंजीन की, ये -120 है, -208 बेंजीन की, ये बेंजीन की जो गिवन होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, तो साइक्लोहेक्सिन की थी, इसमें 1 बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हुआ, बेंजीन में 3 का होगा, तो इसको 3 से गुणा कर दो, ये आपकी कैलकुलेटेड आई है, और बेंजीन की एक्सपेरिमेंटल दे रखी है, तो कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटल कर दो, 152 आएगा विद नेगेटिव साइन रखना, कर लोगे भाई। Subscribe to Wise Classes channel for NEET Chemistry guidance.